जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मित्र, निरंतर हम लोग मनोविज्ञान के तहत बेहतरीन सेशन को लेते आ रहे हैं और उसी क्रम में भाषा विकास का सिद्धांत चल रहा था। भाषा विकास की सारी प्रक्रियाओं को मैंने बताया। अब उस क्रम में हम लोग आगे बढ़ के चले आए हैं। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की जाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है। जैसा कि यह नाम से ही क्लियर है, साफ कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि बालक को केंद्र मारकर उसके व्यवहार के अनुरूप दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। जैसे बालक किस भाषा में सरलता से सीख रहा है, बालक के लिए सुग्राह्य, सुप्राप्य और सुनियोजित तरीके से जो शिक्षा दी जाती है, उसी के संदर्भ में वह क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। जो कि अब बाल केंद्रित शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने का तात्पर्य क्या था, मैं आपको बता देता हूं। इसका तात्पर्य यह था कि बालक को, इसमें बालक क्या हो जाता है, केंद्र बिंदु हो जाता है और शिक्षक क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। अर्थात बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षक क्या करेगा, उस बालक को शिक्षा देगा या किसी भी बात के, किसी भी पाठ्यक्रम के बारे में उसको जानकारी प्रदान करेगा। और जान लीजिए कि जो क्यूरिकुलम होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है बच्चा, वह जो पाठ्यक्रम होते हैं वह निर्धारित किसके द्वारा किए जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं NCERT जो परिषद है उसके तहत यह क्या होता है, निर्धारित होता है। तो यह निर्धारित जब होता है तो बच्चे को ध्यान में रख के वह पाठ्यक्रम क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यह भी बाल केंद्रित शिक्षा का ही उदाहरण है। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसके अंतर्गत हम बालक के ही व्यवहार के रूप में क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, वह बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। उसकी मातृभाषा में शिक्षा उसको दे रहे हैं, वह भी बाल केंद्रित शिक्षा का ही उदाहरण है। खेल खेल में उसको शिक्षा दे रहे हैं, वह भी बाल केंद्रित शिक्षा का ही उदाहरण है। बताइए, तो ये सारे जो बेसिक बेस होता है, जो बच्चों का बनाने का कार्य किया जाता है, उसमें क्या होता है कि बालक को केंद्र मान के शिक्षा देना ज़्यादा उचित होता है और ज़्यादा तेजी से बच्चे क्या करते हैं, सीखते भी हैं। आप लोग जैसे कि पुराने समय में जानते थे कि बच्चों को मार मार के याद करवाया जाता था। पापा होते थे, 2 पड़ाका लेते थे, याद कर, रटवा देते थे तो याद हो जाता था रट के। लेकिन आज के डेट में वह चीज़ें, वह पद्धति नहीं अपनाई जा रही है। वह अपनाई जा रही है कि बालक को उसी के संदर्भ में किस प्रकार से शिक्षा देकर उसे आसानी से सीखने सुयोग्य बनाया जाए, वह मायने रख रहा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा का आधार भी बदला है और शिक्षा की विचारधारा भी बदली है और शिक्षा का केंद्र बिंदु भी बदला है। पहले पुरातन शिक्षा क्या होती थी, वह शिक्षक केंद्रित होती थी, बाल केंद्रित नहीं होती थी। लेकिन अब आधुनिक शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक केंद्रित नहीं रह गई है। तो आइए इसी क्रम में मैंने एक लिखा है, अभी इससे पहले सेशन चल रहा था तो कुछ गड़बड़ी आ गई थी इसलिए रुक गया, तो फिर मैं सोचा कि क्या मिटाऊं उसको, इसी पे मैं बता देता हूं। तो किसने, बाल केंद्रित शिक्षा में भारतीय शिक्षाविद गिजुभाई देसाई का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिए, किसका, गिजुभाई देसाई का योगदान जो होता है महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एक बात बता दूं, यह रहने वाले कहाँ के थे, गुजरात के थे। कहाँ के साथी, गुजरात के थे। और इन्होंने क्या किया था कि 1920 ईस्वी में, कब, गुजरात के 1920 ईस्वी में बाल मंदिर की स्थापना किया। बाल मंदिर की स्थापना किया। बताइए, आप लोग देखे होंगे शिशु बाल मंदिर विद्यालय, सुने हैं कि नहीं ऐसा, वह इन्हीं के तहत चलता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये जो बाल मंदिर विद्यालय था इन्होंने क्या की, इसमें स्थापना जो की, यहाँ पे 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को कहाँ से, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वेच्छा से शिक्षा देते थे। स्वेच्छा से शिक्षा देते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथी।
ये पूछता भी है, समझ रहे हैं ना, यह पूछता भी है। और इसमें बालक क्या करते थे, अपने ही, ध्यान दीजिएगा, ये बालक अपने अपने हिसाब से अपने ही इसके अंतर्गत बालक स्वयं गाना, नृत्य, खेलना इत्यादि के माध्यम से शिक्षा लेता था, इत्यादि के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता था। बताइए, यहां तक कोई समस्या है? अब इन्होंने कथन क्या कहा है कि बच्चा एक संपूर्ण व्यक्ति है। बहुत बेहतरीन कथन है। क्या है? संपूर्ण व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि, क्या साथी? जिसके पास बुद्धि, भावनाएं, मस्तिष्क तथा बुद्धि, भावनाएं, मस्तिष्क तथा समझ है। ठीक है, मस्तिष्क तथा समझ है, शक्तियां तथा कमजोरियां हैं तथा रुचियां एवं अरुचियां हैं। क्या है? समझ है, शक्तियां तथा कमजोरियां हैं, रुचियां तथा अरुचियां हैं। ठीक है मित्र, यह किसका कथन था? तो गिजू भाई देसाई का कथन था कि बच्चा एक संपूर्ण व्यक्ति है। अर्थात इनका मानना था कि बच्चा एक संपूर्ण, अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व को रखता है, व्यक्ति को रखता है। एक जो मेच्योर बालक है उसकी जैसी मेच्योरिटी होती है इनके अनुसार। बच्चा एक संपूर्ण व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि, भावनाएं, इमोशंस, मस्तिष्क, ब्रेन तथा समझ, अंडरस्टैंडिंग, शक्तियां, पावर तथा वीकनेस, रुचियां, इंटरेस्ट तथा अरुचियां, अनइंटरेस्ट। ठीक है, इन इंटरेस्ट। तो क्या होता है कि जब ये सारी चीजें जानते हैं कि आप शक्तियां, मतलब वो ताकतवर भी होता है अपने आप। जब वो किसी चीज को सीखता है तो उसके वो क्या होती है? उसकी ताकत होती है। जब वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है तो वो एकदम कमजोर हो जाता है बालक। जब किसी चीज के सीखने की जिद करने लगता है तो वो उसकी क्या है? रुचि है। और जब आप चाह के भी उसको सिखा रहे हैं और नहीं सीख रहा है तो वो उसकी रुचियां हैं। इसी को इन्होंने बेहतरीन तरीके से क्या किया था? प्रदर्शित किया था मित्र, प्रदर्शित किया था। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण क्या इसके उद्देश्य सुझाए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किए थे? उद्देश्य सुझाए थे। उन्होंने कहा था भय मुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करा जहां बालक स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप कर सके। इन्होंने जो समझ मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिक्षा में निम्नलिखित उद्देश्य सुझाए। ठीक है, अर्थात इन्होंने क्या किया? एक अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो भय मुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करना, भय मुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करना। ठीक है,
शिक्षा प्रदान करना, जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से, जहां पर बच्चा स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप कर सके। इसमें इनका ये पहला था। ठीक है, अगला इन्होंने क्या कहा कि सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार हो उसके साथ, व्यक्तित्व विकास किया जा सके। क्या हो? सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार हो उसके साथ। ठीक है, और अगला इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का विकास किया जा सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके। ठीक है मित्र, ठीक है साथी, बताइए अगला इन्होंने कहा था इंद्रिय प्रशिक्षण, इंद्रिय प्रशिक्षण दिया जा सके। मतलब जो भी इसकी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उसको क्या किया जा सके, सही तरीके से क्रियात्मक कुशलता तथा स्व अधिगम के बारे में समझाया जा सके। क्रियात्मक कुशलता एवं स्व अधिगम के बारे में समझाया जा सके। बताइए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मित्र शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि बेहतरीन सेशन चल रहा है और इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। और आप लोग ही हैं बच्चा जो क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही व्यापक स्तर पे पहुंचा सकते हैं। तो जीवन के माध्यम से अधिगम के लिए शिक्षा के वातावरण का विकास, ध्यान दीजिए, जीवन के माध्यम से शिक्षा के लिए वातावरण का विकास। ठीक है मित्र, जीवन के माध्यम से शिक्षा के लिए वातावरण का क्या करना, विकास करना। मतलब ऐसा वातावरण बनाना जिसके माध्यम से बालक क्या करे, आसानी से सीख सके। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा थी, और इसमें जो गिजू भाई देसाई का प्रमुख योगदान था वह मैंने आप लोगों के सामने रखा भी और बताया भी कि जो गुजरात के थे, और 1920 में इन्होंने बाल मंदिर क्या की, बाल मंदिर संस्था की स्थापना की, जिसके अंतर्गत 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाता था, स्वेच्छा से शिक्षा दिया जाती थी। और वह बालक क्या करते थे, स्वयं से गाना, नृत्य, खेलना इत्यादि के माध्यम से शिक्षा क्या करते थे, ग्रहण करते थे। उसमें क्या था कि इसमें बालक, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया, भले आपको मिले या ना मिले, कि बालक क्या है, बालक केंद्र है, बालक केंद्र है। एक चीज तो ये इन्होंने यहां से बता दिया। आगे आते हैं साथी, आगे आते हैं, क्या होती है बाल केंद्रित शिक्षा। तो मैंने अभी बताया बाल केंद्रित शिक्षा। अब बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, जैसे कि मैं इसमें लिखता जाता हूं, आप समझ जाएंगे अच्छे से, इसके विशेषताएं भी हो जाए, क्लासिफिकेशन भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, इसको परिभाषित भी कर देंगे। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसमें पहला जो हो जाएगा विशेषताएं हैं यह, और यही इसकी कह सकते हैं कि एग्जैक्ट परिभाषाएं हैं।
केंद्र बिंदु बालक होता है। दूसरी बात, बालक के रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। ठीक है, मैंने क्या बताया, केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर क्या करना, शिक्षा देना। और आगे हो जाएगा, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं को आदि में ध्यान रखना। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तित्व का व्यक्तिगत ध्यान रखना। प्रत्येक बालक का अलग या व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना। बताइए, ये सारे किसकी हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की ही विशेषताओं में यह आता है साथी। और बताइए, और पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मध्य बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम एवं मंद बुद्धि के लिए बालकों के लिए अलग व्यवस्था करना। अलग व्यवस्था करना, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए बस यहीं पे आके बाल केंद्रित शिक्षा धराशायी हो जाती है साथी, क्योंकि यह जो एक्चुअल में रूल फॉलो करना चाहिए वह रूल फॉलो नहीं करती है। बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं का समाधान करना। बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण करके उसके समस्याओं का समाधान करना। बालक के व्यक्तिगत निरीक्षण करके उसके समस्याओं का क्या करना मित्र, समाधान करना। और मानसिक संतोष और शांति के अनुभव हेतु आवश्यक क्रियाविधियों पे जोर देना। वैयक्तिक भिन्नता पर जोर देना। क्या करना, वैयक्तिक भिन्नता पर जोर देना। ठीक है मित्र, आगे जो आ जाता है उसे क्या कहते हैं, आगे जो आता है वह क्या कहता है, बालक के मानसिक शांति के लिए उसके अनुरूप कार्य करना। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? यह क्या बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं? फटाफट एक एक लाइन बाय लाइन नोट करिए साथी, क्योंकि इतनी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी और जल्दी नहीं मिलेगी मित्र, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक कोई दिक्कत है मित्र? बताइए साथी, कोई समस्या परेशानी है? और बाल केंद्रित शिक्षा में होता क्या है मैं आपको और बता देता हूं कि इसमें बालक में, यहीं पे मैं थोड़ा सा छोटा सा बता देता हूं कि जो बालक होता है इसमें शिक्षण विधि
पाठ्यक्रम, और तत्पश्चात क्या होता है, बालक का अधिगम होता है। यही क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है कि बालक होता है, उसके बाद उसके शिक्षण विधियां होती हैं और बालक के अनुसार ही पाठ्यक्रम होता है। तत्पश्चात बालक क्या कर पाता है, अधिगम कर पाता है। मित्र बताइए यहां तक एकदम क्लियर है? इट्स ऑल थिंग्स आर क्लियर साथी। बताइए कोई दिक्कत इसमें है, कोई परेशानी? मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी। आइए आगे आते हैं, आगे इसको मिटा दें, उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। चलिए, क्योंकि और बताना है ना, तो इतना से ही तो इसी को लेके बैठे रहेंगे तो थोड़े हो पाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि इसको 2 टॉपिक में समाप्त कर दूं, दो सेशन में। आइए देखते हैं बेहतरीन तरीके से। अब देखेंगे बाल केंद्रित विधियां। क्या देखेंगे साथी? बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। ये इंग्लिश समझ गए होंगे तो इसको भी मिटा देता हूं, थोड़ा एक लाइन ज्यादा ही आ जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत क्लियर है इतना? अब आते हैं इसमें, पहला देखते हैं रुचि का सिद्धांत। पहला क्या है? रुचि का सिद्धांत। अर्थात बालक विषय वस्तु के प्रति, बालक का विषय वस्तु के प्रति रुचि होने पर विषय वस्तु के प्रति रुचि होने पर शिक्षार्थी का अधिगम। समझ जाइएगा, शिक्षार्थी का अधिगम। क्लियर है बच्चा? बताइए, विषय वस्तु के प्रति रुचि होने पर शिक्षार्थी का अधिगम। दूसरा क्या है? दूसरा क्या कहता है? देखिए, प्रेरणा का सिद्धांत। देखिए एकदम बेहतरीन सेशन मैं लेके चल रहा हूं और उम्मीद है कि आपको लग भी रहा होगा कि हाँ बेहतरीन चल रहा है। प्रेरणा का सिद्धांत, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत समझ में आ रही है मित्र? तो आप बताइए। रुकिए, मैं आपको एक कलर का और यूज करता हूं, देखूं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बताइएगा साथी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है मित्र, बताइएगा मेरे साथी, मेरे स्नेही। अधिगम के लिए प्रेरित शिक्षार्थी ही प्रभावी अधिगम कर सकता है। अधिगम के लिए प्रेरित शिक्षार्थी ही अधिगम कर सकता है। रुक जाइए एक सेकंड, देख लेते हैं। अधिगम के लिए प्रेरित शिक्षार्थी ही अधिगम कर सकता है। दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका उपयोग नहीं करूंगा। आगे आते हैं मित्र, चयन का सिद्धांत। क्या आता है? चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत, इसका क्या हो जाएगा? बालक अपने अनुरूप विषय वस्तु का चयन करता है। विषय वस्तु का चयन करता है। बालक अपने अनुरूप क्या करता है? विषय वस्तु का चयन करता है। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी इसमें एक्सप्लेन और करूंगा साथी। मैं पहले बस सिद्धांत को पहले लिख लूं ताकि आप भी क्या करें, सिद्धांत से परिचित होते हैं।
लोकतंत्रात्मक सिद्धांत, लोकतंत्रात्मक सिद्धांत यह क्या कहता है? यह कहता है साथी कि शिक्षक के लिए सभी छात्र बराबर हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है मित्र, दूसरा पॉइंट कहता है सभी छात्रों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। क्या मित्र? सभी छात्रों पर बराबर ध्यान देना। ठीक है मित्र, यह लोकतंत्रात्मक विधि कहती है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक कहती है। आगे चलते हैं। आगे जो आता है साथी वह क्रियाशीलता का सिद्धांत आता है। क्या आता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। बताइए समझ में आ रहा है एक एक चीज की नहीं मित्र? समझ में आ रही है कि नहीं? प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक तथा शिक्षार्थी, क्या मित्र? प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक एवं शिक्षार्थी शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को क्या मित्र? दोनों का क्रियाशील होना आवश्यक है। चलिए, तो ये है किसके? बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। क्या साथी? बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत को मैंने क्या किया? आपके सामने रखा। और मुझे उम्मीद है कि यह सिद्धांत समझ में भी आपको आया होगा। बोलिए कोई दिक्कत हो रही है इसको समझने में? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मित्र। बताइए कोई दिक्कत है समझने में? जैसे मैं बता रहा हूं कि रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी विषय वस्तु के प्रति बालक की रुचि होगी साथी, तभी वह क्या करेगा? उसमें ज्यादा ध्यान देकर उस चीज को, वस्तु को सीखेगा। अन्यथा आप उसके सर पे लाठी लगा दिए या उसको डरा दिए डंडा लेकर कि चल सीख, तो वह क्या करेगा? सीखेगा, लेकिन वह अधिगम अस्थायी नहीं होगा, वह क्षणिक अधिगम होगा, वह रटंत विधि के द्वारा अधिगम होगा। जरूरी नहीं कि वह क्या करे? उसको सीख जाए। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि रुचि का सिद्धांत जो कहता है बालक अपने अनुसार विषय वस्तु को क्या करेगा? जिस विषय वस्तु में उसकी रुचि है उसके अनुसार क्या करेंगे? बालक को शिक्षा देंगे। अगला कहता है प्रेरणा का सिद्धांत, मतलब अधिगम के लिए प्रेरित शिक्षार्थी ही अधिगम कर सकता है। अधिगम के लिए प्रेरित शिक्षार्थी ही अधिगम कर सकता है, अर्थात जो सीखने के लिए इच्छुक शिक्षार्थी होते हैं या बालक होते हैं वही बेहतर ढंग से क्या करते हैं? सीख पाते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी यही कहता है। चयन का सिद्धांत, बताइए चयन का सिद्धांत, बालक अपने अनुरूप विषय वस्तु का चयन करता है, वह क्या कहलाता है? चयन का सिद्धांत। लोकतंत्रात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत शिक्षक के लिए अत्यधिक आवश्यक है। शिक्षक सभी छात्रों को एक समान दृष्टि से देखे और शिक्षक सभी कमजोर और अधिक तेज तीव्र बुद्धि वाले बालक को, निम्न बुद्धि वाले बालक को और सामान्य बुद्धि वाले बालकों को एक समान एक दृष्टि से क्या करे? उस पर ध्यान दे कि वह बालक कितना सीख रहे हैं। सभी छात्रों पर बराबर ध्यान देना। आगे आते क्रियाशीलता का सिद्धांत, जब अधिगम प्रभावी बनाने के लिए, मतलब अधिगम प्रभावी का मतलब होता है कि अधिगम ऐसा हो
जो क्या करे, बालक पर प्रभाव डाले, उसके लिए बालक और शिक्षार्थी दोनों को क्या किया जाता है, क्रियाशील होना अत्यधिक आवश्यकता है। अर्थात सीखने के और सिखाने के लिए उत्सुकता दोनों की होनी बहुत ही आवश्यक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत साथी? बताइए मित्र, यहां तक कोई समस्या आपको? मेरे ख्याल से नहीं होगी। बताइए यहां तक कोई समस्या, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी ना? तो चलिए आज के लिए बस सेशन इतना ही रखते हैं। हो चला है समय अब चलने का। तो बच्चा ऐसे ही बेहतरीन सेशन को लेने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय काव्य यूट्यूब चैनल है हमारा, किस पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों दोस्तों यारों से करवाइए भी। और इस चैनल को पे जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको देखिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसी को देखिए। मैं प्रयासरत हूँ कि आपको इसी चैनल पे सारी सब्जेक्ट मिल जाएं, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो यहाँ से पढ़ के उस कन्फ्यूजन को दूर कर पाएँ। मैं ऐसे सुयोग्य तरीके से और आपके एकदम सुनियोजित ढंग से उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और जल्द ही यह आप लोगों की, अगर ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहे तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि 2-4-10 दिन में मैं इस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा सभी सब्जेक्टों को लेकर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।